नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीवाला में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट पेपर यानी कि ज्योग्राफी के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। और इस ज्योग्राफी के पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड दो चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट में दो घंटे का समय आपको मिल रहा है पेपर में, उसका सही यूटिलाइजेशन कैसा होगा, हर एक क्वेश्चन को कितना कितना समय आपको देना है अटेम्प्ट करने के लिए, और हर एक क्वेश्चन की सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है ये मैं बताऊंगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, उनके आंसर्स को फ्रेम आउट करते समय, लिखते समय कौन कौन से प्रेजेंटेशन टिप्स है जिनको दिमाग में रखना, बैक ऑफ द माइंड रखना हमेशा जरूरी है, ये भी मैं बताऊंगा। और इन दोनों चीजों को डिटेल में जानने से पहले वीडियो को अभी रोक के एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना है आप कितने एक्साइटेड हो आपके लास्ट ज्योग्राफी के पेपर के लिए और उसके बाद मिलने वाली छुट्टियों के लिए। तो शुरुआत अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ करें तो सबसे पहले चीज ये जानना जरूरी है कि आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पेपर 7 क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करूं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, मैच द पेयर, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर एमसीक्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चंस जो 5-5 मिनट में ही हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा समय उसको देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें 10 मिनट का समय आपको देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इतना जानना जरूरी है कि 10 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। 4A 4B की बात करूं तो ये पूरे के पूरे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे 4A में आपको एक पूरा ग्राफ पे पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करना होता है, और उसके बाद 4B की अगर बात करूं तो ग्राफ आपको दिया होता है, उसके बेस पे 5 सब क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से किसी भी 4 सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो ये गिव ज्योग्राफिकल रीजन वाला क्वेश्चन है, जो अगेन थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, बट 15 मिनट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे 2 ज्योग्राफिकल रीजन आपको लिखने हैं, तो 7.5 मिनट आप अगर ले भी लेते हो तो 15 मिनट में गिव ज्योग्राफिकल रीजन आपको हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6A और 6B की अगर बात करूं तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ये मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बेस पे 3 सब क्वेश्चन के आंसर लिखना है, या फिर ग्राफ आपको दिया है, पाई चार्ट आपको दिया है, हिस्टोग्राम आपको दिया है, उसके बेस पे 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिनके 6 सही आंसर्स आपको लिखने होंगे, जिसके लिए 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां पे आंसर इन डिटेल या फिर एक्सप्लेन इन डिटेल आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो 30 मिनट का समय दे रहा है, यानी कि 15 मिनट्स एक एक क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करने के लिए आप ले सकते हो आराम से और अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अलावा 10 मिनट का समय आपको मिलेगा पूरा का पूरा पेपर चेक करने के लिए, सही आपने सारी चीजें लिखी है नहीं लिखी है। सीक्वेंस की अगर बात करूं तो देखो, सीक्वेंस में शुरुआत तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4A 4B साइमल्टेनियसली करेंगे, ठीक है। 4A 4B साइमल्टेनियसली करेंगे। 4B के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो गिव ज्योग्राफिकल रीजन है, इसको आप बाद में डाल सकते हो, और 4B के बाद क्वेश्चन नंबर 6A या 6B जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहां पर देखो, एक चीज ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक ये सारे के सारे इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कुल मिला के 26 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन 26 मार्क्स को कंफर्म करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। बाद में जो 14 मार्क्स के लिए ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो थ्योरेटिकल आंसर्स पूछे जा रहे हैं, उनको हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं ध्यानपूर्वक अच्छा खासा समय देके। यहाँ पे जितना ज्यादा समय बचा सकते हो बचा लो, बाकी का बचा हुआ जितना भी समय है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। बात अगर प्रेजेंटेशन टिप्स के करें तो शुरुआत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें वही सारे बेसिक रूल सबको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो मार्जिन आपका सही आना चाहिए, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। मार्जिन के बाद जो सब क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को लिखना सही फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर में सब क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 नॉर्मल, बट आंसर शीट में बच्चे लिखते समय न्यू रोमन में लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में दिया है सब क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन सेपरेट पेज पे लिखो। अगर ये फिलिंग द ब्लैंक वाला है तो उसमें आंसर को अंडरलाइन करना ना भूले, बच्चे जल्दबाजी में भूल जाते। क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक एक लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन को खत्म कर लो। दूसरी चीज, इसमें 5-5 मिनट में समय दे रहा हो, 5 मिनट्स, बट जल्दबाजी में गलत आंसर मत लिखना, और गलत लिखने के बाद उसको अगेन ऐसा स्क्रिबल करके सही आंसर आगे मत लिखना, क्योंकि फर्स्ट पेज है ये,
पहले 2 पेजेस में गंदगी करोगे तो टीचर का मूड ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ऑप्शंस है, जैसे कि आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस, ठीक है, या फिर नेम द फॉलोइंग। उसके बाद आएगा वेदर इट इज, मतलब से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। जब नेम द फॉलोइंग है या फिर आंसर द फॉलोइंग है या फिर से वेदर इट इज राइट और रॉन्ग है तो वो इसी फॉर्मेट में होगा। पहला सब क्वेश्चन 1 लाइन स्पेस, दूसरा सब क्वेश्चन 1 लाइन स्पेस, इसी प्रकार से आप लिखोगे। क्वेश्चन खत्म होने के बाद 1 लाइन नीचे ड्रॉ करके क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। बट अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन, इसके अंदर ही आपका डिफरेंस बिटवीन जो है वो आना चाहिए, ना ही इसको एक्सटेंड करना है ना ही इसको एक्सटेंड करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन, जहां पे आप पॉइंट 1 लिख के पॉइंट 1 मेंशन करोगे, पॉइंट 2 लिख के पॉइंट 2 मेंशन करोगे, पॉइंट 3 लिख के पॉइंट 3 मेंशन करोगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? तीन ही पॉइंट आपको मेंशन करना है इन द केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 2 शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, कुल मिला के 2-2 मार्क का 1 होगा, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट नोट पूछा गया है उसका टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसका आंसर आपको 3 पॉइंट्स में मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा, 1 लाइन स्पेस छोड़ो, सेकंड पॉइंट लिखा, 1 स्पेस छोड़ो, थर्ड पॉइंट लिखो, 1 लाइन स्पेस छोड़ो, और उसके बाद लास्ट में ये वाला लाइन खींच के आंसर को खत्म करो। इसी 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको काफी समय दे रहा हूं, कितना समय मिल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में? 10 मिनट का समय मिल रहा है। शॉर्ट नोट अगर पूछा है तो 5-5 मिनट ले लेना, डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो 5-5 मिनट ले लेना, बाकी की तो सारी चीजें हो जाएंगी आपकी 10 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B की, ठीक है, जो कि 4A और 4B दोनों कंपलसरी करना है। शुरुआत हम लोग करेंगे 4A के साथ, ठीक है। सबसे पहले चीज 4A में आपको 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे मार्क डाउन करने के लिए, ठीक है, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 4 आपको जो है वो मार्क डाउन करने होते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप 6 के 6 पॉइंट्स के लिए जाइए और 6 के 6 पॉइंट्स इसमें मार्क डाउन करें, ठीक है। बट अगर 6 पॉइंट्स ड्रॉ करते समय, यानी कि 6 पॉइंट्स मार्क डाउन करते समय अगर आपको 4 परफेक्ट आ रहे हैं और 2 में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है वो गलत हो सकता है, तो व्हाट आई वुड से कि बस आप 4 ही चीज जो है वो मार्क डाउन करें। बट 6 के 6 पॉइंट में अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आपको 100% सही आ रहा है, तो 6 के 6 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज, क्वेश्चन की शुरुआत होते ही पेन से क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में एक बार लिख लीजिए। आप आंसर शीट में लिखते हो बट तब भी आपको ये यहाँ पे 4A जो है वो लिखना जरूरी है। उसके बाद तीसरी चीज, जैसे ही ये सारी चीजें ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, उसके बाद इंडेक्स आपको बनाना है राइट बॉटम पे, ठीक है। अब ये इंडेक्स जो बनाना है वो वैरी करता है, मैं तो कहता हूं पेंसिल से बनाओ, बट कुछ स्कूल्स में बच्चों को कहा गया है पेन से बनाओ। तो आप एक बार टीचर या इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, उसके बाद आपको बनाना है और इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऐड करना है इस बार मैप मार्किंग में, दैट इज, जैसे कि देखो इंडेक्स में मैंने क्या किया है, ये डार्क शेडेड रीजन, फर्स्ट वाला सिक्किम है, सेकंड वाला नर्मदा है, थर्ड वाला कोल्ड डेजर्ट है, फोर्थ वाला वन हॉर्न राइनोज है, फिफ्थ वाला डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन साउथ है, सिक्स्थ वाला मुंबई सी पोर्ट है। जिस प्रकार से इंडेक्स में बनाया है उस प्रकार से जब आप यहाँ पे प्लॉट करते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बस यहाँ पे नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है। जैसे कि पहला क्या है सिक्किम, तो यहाँ पे लिख दो 1। दूसरा क्या है रिवर नर्मदा, तो यहाँ पे क्या लिख दो 2। तीसरा क्या है कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे क्या लिख दो 3। चौथा क्या है वन हॉर्न राइनोज, यहाँ पे क्या लिख दो 4। पांचवा क्या है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन साउथ, ये हो गया 5th। 6th क्या है मुंबई सी पोर्ट, ये हो गया 6th। इससे क्या होगा ना, जब टीचर आपका इंडेक्स पढ़ रहा है और जो नंबर इंडेक्स में पड़ेगा वो नंबर अगर यहाँ पे ढूंढता है टीचर, तो उसको बहुत आसानी होगी फाइंड आउट करने के लिए कि जो आपने प्लॉट किया है वो कहां पर प्लॉट किया है और वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये आसानी हो जाएगी और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे टीचर्स, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये चीज आपको मेंशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो आपका जो आंसर शीट होगा उस आंसर शीट में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4A लिखोगे, ये पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा और इसी के ऊपर ये ग्राफ शीट रखना है और यहाँ पे आपको टाई करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इस ग्राफ शीट को लास्ट में टाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट में लिखो क्वेश्चन नंबर 4A और यहीं पे इसी के ऊपर, इसी पेज के ऊपर इसको आपको जो है वो टाई करना है। यहाँ पर भी 4A लिखना है और यहाँ पर भी 4A लिखना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4B की, जहां पे 5 सब क्वेश्चन सबको दिए होते, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते। बट अगेन व्हाट आई वुड से कि पांचों के पांचों आप अटेम्प्ट कर लो,
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्राफ मतलब आपको जो है मैप दिया होगा, और बेसिकली ये मैप इंडिया और ब्राज़ील का ही होगा, आपके सिलेबस में से ही होगा, बाहर का कोई आने वाला नहीं है। तो ग्राफ मैप बेस्ड जितने भी क्वेश्चन दिए 5 के 5 आप उनको आंसर कर लो। हर एक आंसर आपका 1 से 2 लाइन और मैक्सिमम 3 लाइन में आ जाना चाहिए। हर एक आंसर लिखने के बाद एक एक लाइन का जो है वो स्पेस बीच में छोड़ना है। आंसर खत्म होने के बाद ये लाइन खत्म, मतलब ये लाइन ड्रॉ करके इस आंसर को खत्म करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट वाला आता है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, ठीक है। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड आपका 3 मेन पॉइंट्स ही एक्सपेक्टेड है। 3 मार्क्स के लिए 3 मेन पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है, बस। इससे ज्यादा खींचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैं खुद आपको कह रहा हूं। हर एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस आपको छोड़ना है, जिससे आंसर नीट एंड क्लीन लगेगा, और एक पेज पे एक ही गिव रीजन आपको लिखना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज, यहां पर 3 मार्क्स के लिए 3 मेन पॉइंट जब आप लिख रहे हो, तो हर एक मेन पॉइंट को लिखते समय 3 से 4 लाइन में ही जो भी लिखना है वो लिखना है, ठीक है। 5, 6, 7 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट 3 से 4 लाइंस का ही रहना चाहिए, और हर एक पॉइंट लिखने के बाद एक एक लाइन का स्पेस आपको छोड़ना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद अब काफी बच्चों को लिखने में दिक्कत नहीं आती है, जो स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन लिखने में बच्चे जो है वो लिख लेते हैं। बट वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होता है ना, बच्चों को रीजन याद ही नहीं आते और पता ही नहीं चलता कि कैसे लिखना है, ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, जो 3 मार्क के लिए गिव ज्योग्राफिकल रीजन का स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट वो जो टॉपिक से पूछा गया है, वो टॉपिक के रिलेटेड कोई भी 3 मेन चीजों को दिमाग में लाइए, कोई भी 3 मेन कीवर्ड्स को दिमाग में लाइए, और उन्हीं 3 चीजों को जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिए 3 से 4 लाइन में, ठीक है। एक्सप्लेन करते समय यहां पर अगर गड़बड़ हो भी जाती है अंदर लिखते समय, वो ठीक है, बट जो 3 कीवर्ड्स मैंने आपको कहे थे, या फिर जो 3 कीवर्ड्स की मदद से आप जो पॉइंट फॉर्म कर रहे हो, उन 3 कीवर्ड्स को ना कहीं अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। उससे होगा क्या ना, जितने भी चीजें, अगर समझो कुछ चीजें अपने अंदर गलत लिखी भी है, वहां पर ध्यान नहीं जाएगा, और जो चीज अपने सही लिखी है, जिसको अंडरलाइन किए, उसके तरफ ध्यान जाएगा। और जो फॉर्मेट में आपने आंसर लिखा, एक 3 पॉइंट लिखे, हर एक पॉइंट 3 से 4 लाइन का, हर एक पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़ा है, उस फॉर्मेट के हिसाब से टीचर आपके यहाँ पे जो है वो पूरे मार्क्स दे सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6A और 6B, ठीक है। यहाँ पे 6A या 6B आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सा हम अटेम्प्ट करें, 6A करें या 6B करें, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कह रहा था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे चीजें टाइम अलॉट किए थे कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन नंबर 5 और 7 साथ में करने वाले हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड टाइम चल रहा होता है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर इनफ टाइम नहीं है, अगर टाइम जल्दी जा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज इस क्वेश्चन नंबर 6A और 6B में यू कैन चूज क्वेश्चन नंबर 6B, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 6B में आपको एक ग्राफ दिया होता है, वेदर इट इज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, जो भी ग्राफ आपको दिया है उसके रिलेटेड 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और मैंने आपको बताया भी है कल के वीडियो में, कुछ टॉपिक्स भी दिए जिसमें मैंने बताया कि कहां से ये ग्राफ जो है वो पूछे जाएंगे। उसके अगर आपने प्रैक्टिस किए मोस्ट लाइकली 21 से, तो ये 6 क्वेश्चन के आंसर करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एंड हार्डली 10 मिनट्स के अंदर आप ये 6 के 6 आंसर जो है वो लिख के आगे के क्वेश्चन के लिए बढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको तब मतलब आप यूज कर सकते हो जब मोस्टली आपको टाइम अगर कम है, लग रहा है आपको आगे क्वेश्चन के लिए टाइम देना है, तो आप 6 के 6 क्वेश्चन 6B के जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बस यहाँ पे अटेम्प्ट करते समय यही देखना है कि हर एक आंसर 1 से 2 लाइन में आना चाहिए, हर एक आंसर के बाद एक एक लाइन का स्पेस छोड़िए, जिससे और नीट एंड क्लीन दिखेगा। और ये जो सब क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में सब क्वेश्चन नंबर दिया है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरी चीज, अगर टाइम आपके पास काफी है और आपको ग्राफ ड्रॉ करने में कॉन्फिडेंस है, तो यू कैन गो फॉर ड्राइंग द ग्राफ, जहां पे आपको स्टैटिस्टिकल डेटा दिया होता है, जिसके बेस पे कुछ इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करना होता है। बस इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे मैप में मैंने क्वेश्चन नंबर 4A लिखा था लेफ्ट कॉर्नर पे,
वैसे यहाँ पे 6a लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद x डैश y डैश ड्रॉ करना लिखना जरूरी है। x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो वो लिखना जरूरी है, y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो वो लिखना जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट में ग्राफ को ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। वो जो पेंसिल से आप ड्रॉ करते हो वो शार्पन होना चाहिए, मोटा मोटा नहीं, मतलब जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो मोटा नहीं रहना चाहिए जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है, एकदम शार्प आपका रहना चाहिए टीचर्स को, जिससे पता चल जाए, ठीक है। लास्ट में ये स्केल लिखना भी काफी जरूरी है, जो कि बच्चे लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, और स्केल के हिसाब से ही आपका ड्रॉ करा हुआ रहना चाहिए। स्केल कुछ भलता लिखा है और यहाँ पे कुछ ड्रॉ भलता किया है तो मार्क्स आपके पक्के पक्के डिडक्ट होने वाले हैं। और लास्ट में ये किस टॉपिक का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो वो टॉपिक का नाम ऊपर लिखना काफी जरूरी है। बस आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो पेन से लिखोगे, बाकी की सारी चीजें पेंसिल से होगी आपके ग्राफ शीट पे। इज इट क्लियर फॉर यू? ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको करने, और ये क्वेश्चंस ग्राफ के बेस पे ही डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। अब आपको पता है क्या क्या चीजें कैसे कैसे करने। नाउ इट्स अप टू यू कि कौन सा वाला चूज करना है, 6A या 6B, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिसाइड करना है। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें ये 4 मार्क्स के लिए और ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आउट ऑफ 4 अगर स्कोर करना है तो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक्सप्लेन इन डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने काफ़ी आंसर शीट्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि मोस्टली बच्चे जो है ये 4 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है ना, इसमें 6 to 7 छोटे पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, और काफ़ी बुक्स में भी दिया है एक्चुअली, मोस्ट लाइकली 21 में और अलग अलग डाइजेस्ट में भी दिया है कि बच्चों आंसर जो है वो 6 to 7 छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रही रहना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे 6 से 7 छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है। जब क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका आंसर आपके दिमाग में बैक ऑफ द एंड पता है आपको, बस व्हाट यू हैव टू डू इज पीछे का एक रफ शीट पकड़ लो, लास्ट पेज को जो है वो रफ शीट पकड़ लो, और उसमें जो चीज आपके दिमाग में है उसके रिलेटेड 7 छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर लो। जैसे कि पहला पॉइंट जो होगा वो मैं इसके रिलेटेड लिखूंगा, दूसरा पॉइंट में इसके रिलेटेड, तीसरा पॉइंट में इसके रिलेटेड, चौथा पॉइंट में इसके रिलेटेड, वैसे में 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट किस किस के रिलेटेड लिखने वाला हूं वो शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है, और उसी चीज को आंसर शीट में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी, अगर आपको आंसर उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है 6 से 7 पॉइंट्स में प्लॉट करने के लिए, तो हम क्या करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 4 डिटेल पॉइंट्स में आंसर को प्लॉट करना है। बट सर आंसर ही तो याद नहीं आ रहा, तो 4 डिटेल पॉइंट्स कैसे लिखे, अभी मैं आपको बताता हूं। 4 डिटेल पॉइंट्स लिखना यानी कि 4 प्रॉपर सब हेडिंग फॉर्म करना। क्या करना? 4 प्रॉपर सब हेडिंग फॉर्म करना। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक के बेस पे पूछा है उस टॉपिक से रिलेटेड 4 अच्छे अच्छे सब हेडिंग को फाइंड आउट कीजिए, दिमाग में लाइए। पूरा तो पूरा आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है तो 4 सब हेडिंग दिमाग में लाइए, और उस हेडिंग मतलब 4 कीवर्ड्स दिमाग में लाइए, उस कीवर्ड्स की मदद से 4 सब हेडिंग, प्रॉपर सब हेडिंग आपको फॉर्म करना है, और उसके बाद उसके नीचे 2 से 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है, ठीक है। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में, कल भी मैंने बताया था हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कि इस केस ऑफ सिनेरियो में ये जो सब हेडिंग है इस पे आपका पूरा का पूरा ध्यान जाने वाला है, ना कि पूरा का पूरा ध्यान जो अंदर का डेटा लेके उस पे जाएगा। अंदर का डेटा जो लेके उस पे हार्डली 5 से 10% का ध्यान जाएगा, पूरा 80 to 85%, 80 to 90% का ध्यान जो है वो सब हेडिंग पे जाएगा। 4 सब हेडिंग अगर आपने सही लिखे हैं और हर एक सब हेडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 से 4 लाइन में अगर दिया है तो आपके 4 मार्क्स इस केस में कंफर्म रहेंगे।